नमस्कार, सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। तो पृथ्वीराज तृतीय से पहले का इतिहास तो हमने पीछे की जो कक्षाएं थी उसमें पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो देखो, ये चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसी के कई बार प्रश्न आ जाते हैं इन्हीं के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय, तो इनका जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर 1192 तक इनका शासनकाल है। यानी पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर 1192 तक। यानी पृथ्वीराज तृतीय के इसके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। सोमेश्वर चौहान था। यानी पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, और इसकी माता का नाम कपूरी देवी था। कपूरी देवी। जो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक 1177 में हुआ था। यानी पृथ्वीराज तृतीय का जो राज्याभिषेक है वो 1177 में हुआ था। इसका राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में, यानी इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 11 वर्ष की आयु में हुआ था। इसलिए यानी पृथ्वीराज तृतीय का जो प्रधानमंत्री था, इनका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम केमास था। केमास, यानी उसका जो प्रधानमंत्री था वो केमास था। तो पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम केमास था। इसका सेनाध्यक्ष, इसकी जो सेना थी उसका सेना अध्यक्ष, यानी पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनाध्यक्ष था उसका नाम भुवेन कमल था। भुवेन कमल इसका नाम था। तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय चल रहा है। तो पृथ्वीराज तृतीय के जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर 1192 तक इनका शासनकाल है। इसके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। इसकी माता का नाम कपूरी देवी था। इसका राज्याभिषेक 1177 में हुआ था, और जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तब पृथ्वीराज तृतीय की आयु 11 वर्ष थे। इसके प्रधानमंत्री का नाम केमास था। इसका सेनाध्यक्ष भुवेन कमल था। भुवेन कमल। अब देखते हैं क्या घटना होती है। यानी राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय इसे भारतेश्वर भी कहते हैं। तेश्वर, यानी पृथ्वीराज तृतीय को भारतेश्वर भी कहते हैं। इसे हिंदू सम्राट भी कहते हैं। इसे हिंदू सम्राट भी कहते हैं। इसे दलपुंगल भी कहते हैं। दलपुंगल। इसे विश्व विजेता भी कहते हैं। विश्व विजेता भी इसे कहते हैं। इसे राय पिथौरा भी कहते हैं। राय पिथौरा। तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय के पास कौन कौन सी उपाधियां थी। भारतेश्वर की उपाधि भी इसके पास थी।
हिंदू सम्राट भी यही था, दल पुंगल भी यही था, विश्व विजेता भी इसे कहते हैं और राय पिथौरा भी इसे कहते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ कि 1178 में पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 में पृथ्वीराज तृतीय का चाचा, इसका चाचा था जिसका नाम नागार्जुन था, नागार्जुन। तो 1178 में पृथ्वीराज तृतीय ने अपने चाचा नागार्जुन को गुड़गांव के युद्ध में पराजित किया था। यानी 1178 में पृथ्वीराज तृतीय और उनके चाचा नागार्जुन के बीच गुड़गांव का युद्ध हुआ था और गुड़गांव के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुए थे। यानी पृथ्वीराज तृतीय ने गुड़गांव के युद्ध में अपने चाचा नागार्जुन को पराजित किया था। इसके बाद 1182 में कब की बात थी? 1182 में चंदेल राजा नाम था उसका परमार्दी देव और परमार्दी का जो सेनापति था उसका नाम उद्दल था। सेनापति, इसके सेनापति का नाम उद्दल नाम था उसके सेनापति का नाम। अब इधर रह गया 1182 में पृथ्वीराज चौहान। तो 1178 में तो इसने अपने चाचा नागार्जुन को पराजित किया था। यानी 1178 में इसने अपने चाचा नागार्जुन को पराजित किया था। इसके बाद 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल राजा परमार्दी देव व उनके सेनापति उदेल को तुमुल के युद्ध में पराजित किया था। इसे पराजित किया था। तो तुमुल का युद्ध 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमार्दी देव के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। इसके बाद में देखते हैं 1100 जिस प्रकार यानी 1184 में गुजरात के शासक, अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये राजस्थान है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व है। ये रह गया आबू यानी सिरोही। तो आबू का एक शासक था, जिसका नाम था जेत सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम था इंछिनी। और उसी समय ये गुजरात है, गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड। गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड था और आबू का शासक था जेत सिंह।
ये था अजमेर। अजमेर का शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। अब क्या काम हुआ कि ये गुजरात का शासक जो भीमदेव था, ये अबू नरेश जेत सिंह की पुत्री इंछनी के साथ विवाह करवाना चाहता था ये, लेकिन इंछनी शादी करना चाहते थे पृथ्वीराज तृतीय के साथ। अब पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद का कारण इंछनी था। अब कुछ इतिहासकारों के अनुसार, अबू शिलालेख के अनुसार ये मिलता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने इंछनी के साथ शादी कर लिए थे, जबकि गौरीशंकर ओझा इस बात का खंडन करता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने इंछनी के साथ विवाह नहीं किया था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार यह पता चलता है कि जिस प्रकार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर और गजनी ले गया था, तब ये इंछनी पृथ्वीराज को छुटाने के लिए गजनी चले गए थे। तो यानी इंछनी को लेकर भीमदेव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच यानी आपस में विवाद हुआ था, दोनों का विवाद हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय ने टोंक जिले में बनास नदी के किनारे बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। तो बिसलपुर बांध है वो राजस्थान के टोंक जिले में है, और बिसलपुर बांध है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो ये बनास नदी के किनारे है। ये बिसलपुर राजस्थान की प्रथम पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना तो राजस्थान की पहली या राजस्थान की प्रथम पेयजल परियोजना का क्या नाम है? तो राजस्थान की प्रथम पेयजल परियोजना बिसलपुर है, और बिसलपुर बांध यानी बनास नदी के किनारे है राजस्थान के टोंक जिले में। इस बांध का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। इसके बाद क्या हुआ? अजमेर में कला और साहित्य, अजमेर में कला और साहित्य विभाग की स्थापना। पृथ्वीराज तृतीय चल रहा है लेसन। तो अजमेर में कला और साहित्य विभाग की स्थापना भी पृथ्वीराज तृतीय ने करवाई थी। कला और साहित्य विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था पद्मनाभ को, यानी पद्मनाभ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यानी पृथ्वीराज तृतीय चौहानों का प्रथम शासक था, जिससे चौहानों का साम्राज्य अजमेर से लेकर दिल्ली तक था। अजमेर से लेकर दिल्ली तक साम्राज्य था चौहानों का। तो ये बात किन के शासनकाल की थी कि किन के शासनकाल में चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विकास पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बागीश्वर, इसी के दरबार में बागीश्वर और यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बागीश्वर, विद्यापति गौड़ और उसके बाद में पृथ्वीराज भट्ट,
पृथ्वीराज भट्ट चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई यानी पृथ्वीराज के दरबार में बागीश्वर, विद्यापति गौड़, पृथ्वीराज भट्ट, चंद्रवरदाई, जयानक और विश्वरूप ये विद्वान थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में, यानी पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में ये विद्वान थे। अब क्या हुआ देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय के जो समकालीन दिल्ली का शासक था वो जयचंद गढ़वाल था, और गुजरात का शासक भीमदेव था, आबू का शासक जेत सिंह था। पृथ्वीराज तृतीय पश्चिम, ये दिल्ली है, और दिल्ली का जो शासक था उसका नाम जयचंद गढ़वाल था। वैसे तो ये मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश का शासक था, लेकिन कुछ समय के लिए दिल्ली चला गया। तो जयचंद गढ़वाल यानी इनका साम्राज्य मध्य प्रदेश में था, लेकिन कुछ समय के लिए दिल्ली चला गया। तो जयचंद गढ़वाल मध्य प्रदेश का शासक था। ये मध्य प्रदेश का शासक था, और ये अजमेर है, तो अजमेर का शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक था। इस जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था, संयोगिता था इसकी पुत्री का नाम। अब जिस प्रकार अनेक इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग हैं भी, ये यानी संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करते थे। ये जब इस बात का पता जयचंद गढ़वाल को चला, तो जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता को बहुत समझाया। अतः जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह रखा, स्वयंवर के रूप में, स्वयंवर के रूप में रखा था, तथा विवाह के अवसर पर इसने राजसूय यज्ञ भी रखा था, राजसूय यज्ञ भी किया था इसने। अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज तृतीय के साथ नए करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले स्वयंवर जो प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो जयचंद गढ़वाल के द्वारा शुरू की गई थी। जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के अवसर पर उन्होंने स्वयंवर प्रथा रची थे। अब क्या हुआ कि इतिहासकारों के अनुसार जयचंद गढ़वाल ने अपने दरबार में संयोगिता के लिए 400 राजकुमार एकत्रित किए थे। 400 राजकुमार एकत्रित किए थे उन्होंने, और संयोगिता को कहा गया कि इन 400 राजकुमारों में से अगर कोई भी राजकुमार आपके लिए जो पसंद है आपको उनके गले में माला डाल दो। लेकिन जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए जो 400 राजकुमार आए हुए थे, जो राजसूय यज्ञ चल रहा था, जो स्वयंवर प्रथा चल रही थी, 400 राजकुमारों के सामने जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए वहां उनकी एक मूर्ति बना दी। अब जैसे ही संयोगिता के हाथ में माला दी गई और संयोगिता माला डालने के लिए जिस प्रकार 400 राजकुमारों को पार करते हुए आगे आई, तो आगे चलने पर उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति को देख ली, और पृथ्वीराज की मूर्ति को देखकर संयोगिता ने जो माला थी वो पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी।
इससे जयचंद गढ़वाल, इस बात को लेकर जयचंद गढ़वाल से 400 राजा नाराज हुए थे। 400 राजा नाराज हुए थे जयचंद गढ़वाल से इस बात को लेकर। अब क्या काम हुआ, इस बात का पता चला पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय तो उसी समय अजमेर में था, और जो उसके गले में माला डाली गई वो तो उसकी मूर्ति बनाई गई थी अपमानित करने के लिए। अब पृथ्वीराज तृतीय जाता है, पृथ्वीराज तृतीय अजमेर से चलता है इस बात को लेकर, और जयचंद के गढ़वाल के दरबार में चला जाता है, और संयोगिता को वहां से उठाकर जयचंद की गढ़वाल के घर से उठाकर और वापिस अजमेर ले आता है। अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय ने गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह पहली बार किया था पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता के साथ। अब इस बात से जयचंद गढ़वाल परेशान हो गया कि 400 राजकुमार, 400 राजा उनसे नाराज हुए हैं। तो जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी की शरण ली थी, या मोहम्मद गौरी की सहायता के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में चला गया है। अब 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, यानी 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, यानी त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की सेना का जो सेनापति था उसका नाम था खांडेराव था सेना का सेनापति। अतः त्राइन के प्रथम युद्ध में विजय हुआ था। त्राइन के जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी हार गया और घायल अवस्था में मोहम्मद गौरी को वापिस गजनी पहुंचा दिया गया। अब क्या होता है कि 1192 में फिर इनका युद्ध होता है। में मोहम्मद गौरी और एक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन दोनों के बीच त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था। त्राइन का सेकंड युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। ये त्राइन का मैदान है, ये हरियाणा राज्य के करनाल नामक स्थान पर है। अब जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में त्राइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज तृतीय की सेना का जो सेनापति था वो खांडेराव था, जबकि त्राइन के दूसरे युद्ध में उसकी सेना का सेनापति था वो उदयराज था। यानी इसकी सेना का सेनापति उदयराज के साथ एक प्रताप भी था। अब क्या काम हुआ, इन दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने एक व्यक्ति को भेजा था, एक सैनिक को भेजा था, जिसका नाम था किवाम
उल मुल्लक, किवाम उल मुल्लक ये व्यक्ति था। यानी मोहम्मद गोरी की सेना में एक सैनिक था जिसका नाम था किवाम उल मुल्लक। किवाम उल मुल्लक को मोहम्मद गोरी ने भेजा था पृथ्वीराज चौहान के पास कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आप गजनी वापिस लौट जाइए, नहीं तो अगली मुलाकात युद्ध स्थल पर होगी। इस बात को लेकर 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ। त्राइन का दूसरा युद्ध, ये त्राइन का जो मैदान है ये करनाल हरियाणा में है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हार हुई थी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना का जो सेनापति था उदयराज और प्रताप, ये मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल हो गए थे। त्राइन का जो दूसरा युद्ध है, यही युद्ध राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध कहलाता है। निर्णायक युद्ध, तो त्राइन का दूसरा युद्ध है वो राजस्थान और भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध कहलाता है, यानी निर्णायक युद्ध कहलाता है। अब जैसे ही यानी इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी अपने घोड़े की पीठ पर बांधकर पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया था। गजनी ले गया और गजनी ले जाकर उसकी हत्या कर दे गए थे। पृथ्वीराज चौहान के जो बाण का नाम था वो था सबद बेदी बाण। सबद बेदी बाण था इसका, सबद बेदी बाण। पृथ्वीराज चौहान का बाण था सबद बेदी। अजमेर के चौहानों का जो अंतिम शासक था, अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक के चौहानों का जो अंतिम शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। अजमेर के चौहानों का जो अंतिम शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। अब चंद्रवरदाई यानी चंद्रवरदाई ये लाहौर का था। चंद्रवरदाई लाहौर का था, यानी चंद्रवरदाई लाहौर का था। और पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में ये राजकवि भी था, एक राजकवि भी था। पृथ्वीराज का ये मित्र भी था, उसका ये सहयोगी भी था, उसका ये सहयोगी भी था। अब जो चंद्रवरदाई है इसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किए थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किए थे। पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ पिंगल भाषा का ग्रंथ है। ये ग्रंथ पिंगल भाषा का ग्रंथ है, यानी पिंगल भाषा का ग्रंथ है। ये पिंगल भाषा का ये ग्रंथ है। आगे पढ़ते हैं तो देखना कि सुरजन चरित यानी सुरजन चरित, इस ग्रंथ का जो रचयिता था वो चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर, सुरजन चरित ग्रंथ का रचयिता चंद्रशेखर था। और चंद्रशेखर ये बताता है इस ग्रंथ के अंदर कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 21 बार, कितनी बार? 21 बार, यानी 21 बार युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था। अब मेरुतुंग ये बताता है कि 21 बार नहीं हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 23 बार संघर्ष हुआ था, 23 बार। पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ के अनुसार 8 बार इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, 8 बार। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनके बीच 3 बार विवाद हुआ था। कितनी बार? 3 बार। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की इतिहास की बुक के अनुसार इनके बीच 2 बार ही विवाद हुआ था।
2 बार ही विवाद हुआ था। अब पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहली बार अजमेर आया था। यही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी पृथ्वीराज के शासनकाल की बात करते हैं तो यही प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किन के शासनकाल में अजमेर आया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किन के साथ आया था, तब तो उत्तर करेंगे मोहम्मद गौरी के साथ आया था। और किन के शासनकाल में आया था, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर आया था तो उसी समय अजमेर का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज तृतीय। अतः 1192 में गजनी नामक स्थान पर पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई। थैंक्स, धन्यवाद।